यानी बाल विकास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में नया वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेट क्लासेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालकों को भी समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिगमकर्ता केंद्रीय केंद्रित विधि का आशय है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहता है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह उसकी बनी रहती है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर भी सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुबंधन। दोस्तों, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व अनुबंधन यानी परिस्थिति होती है, क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्षा कक्ष का वातावरण शांत एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे तथा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए, जो कि उसके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, तो समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थी को समस्या समाधान का अधिगम पूर्णतः हो न जाए। यह अधिगम या प्रयास आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि उनका अधिगम कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति को बच्चों की गलतियों के लिए मनोहारी शब्द का उपयोग करना कहा जा सकता है। इससे बच्चों में गलत धारणा विकसित होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम एवं उचित वर्णन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्षा कक्ष में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र शिक्षक के बीच संयोजन के व्यवधान ना उत्पन्न हो सके। ठीक है, यानी छात्र और शिक्षक के बीच में जो उनकी समायोजन
होती है उसमें व्यवधान ना पड़े। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है, अतः अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की आंतरिक इच्छा भी हो। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता ही रहता है, अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, संवाद। दोस्तों, सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबद्ध रहेगा उसे उतना ही ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, अतः दिए गए कथनों में विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, यह कथन गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 से 11 वर्ष। तो बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, अतः मध्य बचपन के काल की अवधि 6 से 11 वर्ष की होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध किया हुआ है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता ही है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतर्क्रिया का ही परिणाम होता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। इस क्वेश्चन के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तभी वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।